शेयर बाजार में जिस तेजी को देखने के लिए आंखें तरस गई थीं, आखिरकार वो अब थोड़ी बहुत दिखने लग गई है। और इस हफ्ते निफ्टी में जो तेजी आई उसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। या फिर ऐसे कहें कि हफ्ते के हिसाब से देखें तो 4 साल बाद निफ्टी में इतनी तेजी देखने को मिली है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पैसा बचा के रखे होंगे, अब सोच रहे होंगे कि बाजार गिरना तो लगता है बंद कर दिया है, पैसा लगा दें क्या। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाजार इतना ज़्यादा गिर गया था कि आप में से कई लोग हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे और इस तेज़ी पर भरोसा भी नहीं हो रहा होगा। क्योंकि होता ना, केवल इतनी ज़्यादा लोग पछता चुके होते हैं, धोखा खा चुके होते हैं कि भरोसा नहीं होता है। तो आप सोच रहे हो कि ये जो हरियाली दिख रही है ये धोखा है या मौका है। तो आज आवाज़ अड्डा में आप दोनों तरह के लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और मैं इसलिए भरोसे के साथ कह रहा हूं कि कन्फ्यूजन दूर कर लूंगा क्योंकि हमारे साथ है विशेषज्ञों का एक खास पैनल, जिसमें पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, रोहा एसेट मैनेजर्स के इक्विटी हेड दलजीत सिंह कोहली साहब हैं, इक्विंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं और हमारे खुद के CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले मैं चलूंगा अभय अग्रवाल साहब के पास, जो पिछले कई एपिसोड के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आज आपका चेहरा कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। आपने कुछ लगाया है कि शेयर बाजार का असर दिख रहा है? नहीं लगाया कुछ नहीं है। शेयर बाजार की जो तेजी है, जो चमक है, आई थिंक वही सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के शक्ल पे रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ सारे लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी जब आ रहा था शो करने के लिए तो मैं सोच रहा था क्या पहनूं, तो लाल टाई दिखी पहले, तो मैंने कहा ना आज तो लाल पहनना ही नहीं पहनना। तो जबरदस्ती ढूंढ के निकाला ग्रीन जैकेट, वो पहन लिया मैंने कि आज अब बाजार पे किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, तो ग्रीन ही रखी जाए। क्या माना जाए, अब वो टेंशन सारे दूर हो गए, अब हरियाली आई जाएगी, स्टेबल है, क्योंकि लोगों को अभी भरोसा नहीं होता कई लोगों को। नहीं, देखिए, हमारा जो गाइडेंस है पिछले 2 महीने से वो यही है कि दो चीजें चेंज हुई लक्ष्मण जी। एक तो फंडामेंटल लेवल पे देखें तो जो भी हमारे रिसेंट चैनल चेक्स जो हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, रिटेलर्स के पास, उसमें एक जो हमने देखा था वीकनेस कंजम्पशन में जनवरी तक भी जाती हुई, वो रिवर्स हुई है। मार्च के महीने में डिस्काउंटिंग कह लें या जो भी कह लें, उसकी वजह से जो चैनल में इन्वेंट्रीज थी, मैं बात करूंगा ऑटोज की, टीवी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट, पॉलिश, इन सब में इन्वेंट्री कम हुई है। तो चैनल में इन्वेंट्री लीन है। दूसरी तरफ जो बैंक्स और NBFCs हैं जिनके कलेक्शन रेशियोज काफी गिरे थे पिछले क्वार्टर में, उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट है। मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, पर इंप्रूवमेंट है। और तीसरी तरफ और भी जो कंजम्पशन को कम करने के रीजंस थे, उसको भी सरकार ने अपनी तरफ से थोड़ा फिक्स किया है, टैक्स में कमी करके बजट में। दूसरी तरफ RBI ने इंटरेस्ट रेट काटा है, एक और एक्सपेक्टेशन है एक और रेट कट की अप्रैल में। तो ये फंडामेंटल लेवल पे देखें तो एक अर्निंग्स की जो ड्रॉप थी, ग्रोथ में जो कमी आई थी, मुझे लगता है कि इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स अगले क्वार्टर में आएंगी वो अच्छी रहेंगी और कमेंट्री भी पॉजिटिव रहेगी। तो एक तो ये फंडामेंटल रीजन है थोड़ा मार्केट में एक बॉटम बनने का। और दूसरी तरफ टेक्निकली भी हम देखें तो जो पैसा FPIs का वन वे जा रहा था ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अनाउंस होने के बाद, हमने देखा US डॉलर है 9% उसने स्पाइक किया। अब पिछले 2 हफ्ते में 6% की उसमें गिरावट है। बॉन्ड यील्ड्स जो है वो कम हुई है US में। और अब क्लियरली एक रोटेशन हो रहा है पैसे का, जो वापस गया था US में, US से बाहर इमर्जिंग मार्केट्स में, और इंडिया में भी उसको बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है एक बॉटम जो था ओवर सेलिंग की वजह से जो बना था, वो बॉटम तो एक बन गया है। अब यहां से रैली जो होगी वो अब अर्निंग्स के बेसिस पे होगी, जिसके लिए हमको मुझे लगता है अप्रैल के पहले 15 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसी आ रही हैं। और जो अर्निंग्स में आउट परफॉर्म करेंगे कंपनीज नेक्स्ट क्वार्टर में, मुझे लगता है कि बीट एंड डाउन वैल्यूएशन पे डेफिनेटली मार्केट उनको रिवॉर्ड करेगा। बिल्कुल, अगले अर्निंग जो है वो एक बड़ा सिग्नल होगा, उस पर मैं आगे शो में चर्चा भी करूंगा। लेकिन यही सवाल लेके मैं अपने मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब के पास जाना चाहूँगा। अनुज जी, क्या लगता है, चूँकि लोगों को, जैसा मैंने कहा कि भरोसा बहुत जल्दी हो नहीं रहा है, चूँकि इतनी मार खा चुके हैं ना, तो ये जो अचानक से रैली दिख रही है आपको, कितना सस्टेनेबल दिख रही है? क्या आखिर बदल क्या गया है पिछले एक हफ्ते में? देखिए लक्ष्मण जी, अचानक कुछ नहीं होता लाइफ में। सब चीज़ों में एक भूमिका बनती है
एक नींव डाली जाती है और उसके बाद चीज़ें होती हैं। इस रैली की शुरुआत हुई थी एक्चुअली, मुझे अगर आप पूछें फ्रैंकली, तो बजट में जब वो टैक्स कट आया था वहाँ पर, और उसके बाद से मार्केट गिरा ज़रूर, लेकिन एक समीकरण बैठ रहे थे कि अब मार्केट यहाँ से आपको मौके देगा। और आई थिंक इसको ट्रिगर मिला डॉलर इंडेक्स के गिरने से। जिस तरीके से 2 हफ्ते पहले डॉलर इंडेक्स ने गिरना शुरू करा, एक सेंस बनी कि अमेरिका ने जो गड्ढा खोदा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो गड्ढा खोदा रादर, उसमें अमेरिका खुद गिर गया और बाकी कंट्रीज़ के लिए पॉजिटिव हुआ। आप देखिए एमर्जिंग मार्केट ने चलना शुरू करा, अमेरिका ने गिरना शुरू करा। डॉलर रुपये देखिए जो 88 पर था, आज हम वापस 86 पर आ गए। तो ये FIS की बाइंग आ गई। आई थिंक ये सेंटिमेंट टर्न हुआ और उसके बाद स्टॉक्स की वैल्यूएशन 22,000 पर निफ्टी का वैल्यूएशन बहुत कंफर्टिंग हो गया था, उस लेवल पर आ गया था जहां पर नॉर्मली अगर आपने कभी भी बाय किया है तो वहां आपने पैसा नहीं लूज़ किया। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 5 दिन में 1200 पॉइंट की रैली आ जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतनी फास्ट रैली आएगी। लेकिन ये मार्केट का काम है, मार्केट का काम है हमें सरप्राइज़ करना। देखिए जब बेयर मार्केट होती है ना, तो हमेशा जब मार्केट गिर रहा था तो कोई पूछता था कि इतना क्यों गिर रहे हैं हम। अब 4 दिन चल गए हम, बिग डील। लेकिन ये स्टॉक मार्केट का काम है इस तरीके से आपको सरप्राइज़ करना। हमारा काम है स्ट्रैटेजी बनाना और उसमें बने रहना। क्यों चल रहा है मार्केट, कहाँ तक जाएगा, क्या हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय मुझे क्या करना है, ये आपका सवाल होना चाहिए। और मेरा जवाब इस पूरे हफ्ते इसमें ये रहा था कि आप इस मार्केट में लॉन्ग रहिए, क्योंकि मुझे ये तेज़ी दिख रही थी। मुझे इस लेवल की तेज़ी हो जाएगी इतनी जल्दी ये नहीं पता था, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता हुआ था। बिल्कुल, ये जो फार्मूला आपने बताया ना कि क्यों गिरा, कैसे क्या, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च मत करिए, आगे क्या करना है और सकारात्मक सोचिए। मुझे लगता है शेयर बाजार ही नहीं, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी लोग ये करें तो बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। ये आपने बहुत ही अच्छा टिप्स दिया है निवेशकों को भी, वैसे भी आम लोगों के लिए। मैं दलजीत जी आपके पास आऊँगा थोड़ी देर से, चूँकि मैं आपके कई सारे वीडियोज़ देखा तो मुझे लगा आपको हर बार एक कुछ ना कुछ रहता है कि बड़े सतर्क होकर रहना है। तो इससे पहले आपके पास आऊँ, मैं जसप्रीत जी के पास चलता हूँ। जसप्रीत जी, अनु सिंघल साहब को सुना आपने, अभय अग्रवाल साहब को सुना आपने, तो आप इन्हीं लोगों के साथ हैं या फिर आपकी राय कुछ अलग है? नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा व्यू भी पॉजिटिव ही है। बहुत फर्म बिलीफ है, आप ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस कह सकते हैं दैट द बॉटम इज बिहाइंड अस, राइट। एंड उसके ऑब्वियसली जो सेंटिमेंट एनालिसिस, क्वांट एनालिसिस, जैसे अनुज ने भी बोला, डॉलर इंडेक्स देख लें, एंड हमारा इन हाउस सेंटिमेंट एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। तो एग्जैक्टली जून 22 में ये सेम माहौल देखने को मिला था, 25 जून 2022। एंड वो जो बॉटम था वो अभी फिलहाल, इफ वी से दैट द बॉटम इज बिहाइंड अस, वो अभी रीसेंट 28 फरवरी का बॉटम कहा जा सकता है, इफ व्हाट आई एम सेइंग इज कम्स आउट टू बी ट्रू, लेट्स से 3-6 मंथ्स डाउन द लाइन। तो सेंटिमेंट एनालिसिस हमारा ये कहता है कि बहुत ज्यादा मंदी, बहुत ज्यादा बेरिशनेस हो गया था, एंड एक पॉइंट के बाद तो ऑब्वियसली मार्केट विल टेक अ बॉटम एंड इट विल गो अप, राइट। एंड उसका मतलब क्या है, उसमें उसका मतलब है कि 88% ऑफ द स्टॉक्स वर इन अ बेरिश जोन, जैसे 200 DMA बोल सकते हैं आप, व्हाटएवर DMA दैट यू कैलकुलेट, वी हैव आवर ओन एनालिसिस। दैट इज वन वे, राइट। द अदर इज डॉलर इंडेक्स। अर्निंग्स कट भी 8 से 9% हुआ था, 8 से 9% पी कट हुआ था, दैट्स व्हाई निफ्टी फेल आई थिंक 17%। एंड आई थिंक we have seen every 2 years, whether it's Brexit, then IL&FS crisis, then COVID, then last time it was Russia-Ukraine war, and again exactly we are almost 2 years thereafter, 2.5 years, and again there is a correction. तो अभी exactly again 2 साल बाद आएगी वो पता नहीं, but it seems like there is a pattern and we are following a pattern, and if all things go parallelly, which is fundamentals, the quant, the sentiment, and volatility and the FI flows, if they pick up, I think very high confidence that we are well behind the bottom. अब कितना जल्दी हम वापस पहुंचते हैं 26,200 तक और एंड बियॉन्ड, दैट्स आई मीन अभी उसमें 3 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, बट वेरी एंड जस्ट अनदर पॉइंट, वोलेटिलिटी इंडेक्स आप देखें बहुत क्लोजली फॉलो करें, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की रेंज में रहा है। इट हैज नेवर गॉन बर्जर्क, लाइक कोई क्राइसिस आता है तो दैट इज वन इंडिकेटर वन शुड फॉलो, एंड वो काफी स्टेबल रहा है, इनफैक्ट अभी तो 13 के नीचे आ गए। I think put all these things together, earnings cut और बहुत ज्यादा बचे नहीं है, थर्ड क्वार्टर नंबर्स अच्छे आए हैं, better than second and first quarter, फोर्थ क्वार्टर और भी अच्छे आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का should have a benefit of low base of last year, because वो last year खराब था। तो put everything together, I think no reason why anyone should have a bearish view, including valuations are at very attractive levels selectively, not every stock price is not a buy.
बिल्कुल, ये आपकी राय है यहाँ पे, लेकिन दलजीत जी, दरअसल जब हम लोग इस शो को प्लान कर रहे थे तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं, ऐसी तेज़ी जनवरी में भी आई थी, शायद ऐसा ही कुछ महीना बताया उन्होंने। और तब भी लोग कह रहे थे कि अब हो गया गिरावट, अब जितना होना था हो गया। फिर दोबारा गिरने लगा तो फिर लगा पता नहीं कहाँ जाके बॉटम रुकेगा। अब फिर से वो तेज़ी आ गई है, तो इसको कैसे माने कि जी बिल्कुल हरियाली हरियाली है ये? लक्ष्मण जी, आपकी दलजीत आवाज, जी। हाँ सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट गई। मैं आगे नहीं सुन पाया। आपने कहा कि हाँ कैसे माने हरियाली ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, जी, बस तो यहीं तक देखिए, बोला था मैंने। ओके, ग्रेट। सो लक्ष्मण जी, देखिए, एक तो पहले एक ब्रॉड सेंस में हम बात करें तो हमने पिछले दो बारी, दोनों महीने में, जनवरी फरवरी में कुछ नोट्स भी लिखे और सबको एक ही बात बोली कि भाई ये जो ब्रॉड व्यू लेना ना कि पूरी मार्केट एक साथ खराब हो गई और पूरी मार्केट एक साथ सब अच्छा हो गया, ये दोनों तरफ से मिसनॉमर है। हाँ, हमारे बहुत सीनियर फंड मैनेजर्स ने भी बात किया। पूरी मार्केट 40 टाइम मल्टीपल पे मिड कैप चल रहे हैं, स्मॉल कैप 50 टाइम पे चल रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो तभी 20 टाइम पे था। तो हमने दिखाया कि देखो भाई किधर 40 टाइम पे चल रहे हैं। पोर्टफोलियो में अगर आप बनाना चाहते हो तो 20 वाले भी मिलते हैं, 50 वाले भी मिलते हैं, 100 वाले। ये आपके ऊपर है, आप कैसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो। तो अगर मिड और स्मॉल कैप स्पेशली अगर हम बात करें, जहाँ पे 4,000 से 5,000 कंपनियां हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ये बोलना कि सब एक साथ महंगी हो गई, सब एक साथ सस्ती हो गई, ये दोनों गलत होगा। समझना, अब इंडिया, लकीली फॉर लास्ट मेनी मेनी इयर्स, 50 60 years, इट हैज ऑलवेज बीन स्टॉक पिकर्स मार्केट। आपको पैसा बनाना है तो स्टॉक पिकिंग से ही पैसा अच्छे से बनता है। फिर भी हमें एक ब्रॉड व्यू लेने के लिए, एक ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव लेने के लिए, टॉप डाउन अप्रोच के लिए बोलना पड़ता है कि मार्केट अभी तेजी में है कि मंदी में है, हम क्या विचार बना रहे हैं उस हिसाब से। तो उस हिसाब से ये एकेडमिकल एक्सरसाइज हो गई, जैसा अभी अनुज ने भी बोला कि इस तरीके से मत, बहुत ज्यादा समय मत लगाओ इस पे कि पूरा मार्केट किस तरफ जा रहा है। आप अपने स्टॉक, अपने सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दोगे तो शायद अच्छे से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। अब जो आपका सवाल है कि ये तेजी को हम कितना सस्टेनेबल तेजी माने, मेरा भी यही मानना है कि काफी बड़ी जो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स थे वो सब प्ले आउट हो चुके हैं। तो पिछले 2 महीने में हमने देखा एक साथ काफी चीजें आ गई। कॉर्पोरेट अर्निंग खराब हुई, मैक्रो पिक्चर खराब हुई, डॉलर इंडेक्स ने अपना काम किया, ट्रम्प ने अपनी टैरिफ वगैरह की बात की। तो इस सब चीजों का मिला, प्लस वैल्यूएशन जो सबसे बड़ा कंसर्न था, 3 साल से हम एक तरफा तेजी में चल रहे थे, तो वो एक मार्केट को ट्रिगर चाहिए था, एक रीजन चाहिए था, एक रियलिटी चेक करने का, वो मिल गया। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो करेक्शन का वो ओवर हो गया। बट मैं अभी भी ये बोलूंगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे अभी टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है वो अभी किसी को भी नहीं पता है। अप्रैल में कुछ होगा, फिर उसके बाद उसका एक्चुअल असर क्या होगा, कितना सही होगा, वो अभी मालूम नहीं है। तो वो उसका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। जो मैक्रो पिक्चर है वो इम्प्रूवमेंट हुई है, बट ये कहना कि हम वापस इंडिया ग्रोथ पाथ पे आ गया है, वापस कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ पे आ गई हैं पूरी तरह से, शायद वो अभी जल्दी होगा। मैं पिछले 2 दिन से 2-3 ब्रोकर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें कुछ 10-15 कंपनियों से मिला, तो आपको हैरानगी होगी कि शायद उसमें से 2 ही कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अभी भी बात की है कि हम काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 10-12 कंपनियां ऐसी थी जो अभी भी ये बोल रहे हैं कि ये क्वार्टर में तो इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली होता है कि आपने काफी खराब देख लिया सितंबर में, फिर दिसंबर में थोड़ा बेटर हुआ, मार्च में थोड़ा बेटर हुआ, बट जो ग्रोथ वाली बात है, इन्वेंट्री के जो इश्यूज हैं वो अभी भी बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मार्च के क्वार्टर के बाद भी कुछ डाउनग्रेड मार्केट में आएंगे। FY20 और जो भी अभी तक डाउनग्रेड आए थे वो 26 और 27 के डाउनग्रेड नहीं थे, 25 तक के ही डाउनग्रेड थे। तो अब जो है ये स्पिल ओवर होंगे आगे के लिए। और अगर हमने कोविड से पहले का समय याद हो हमें, तो हम लोग मार्केट में पिछले 4-5 साल तक ऐसे देखते थे, 2018 से लेके आई थिंक 20 तक, कि हमेशा एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते थे 20% ग्रोथ, और साल आते आते तक आ जाता था 5-6%, 4% पे ग्रोथ। तो वैसी स्थिति तो नहीं है अभी। तो हमें अभी वो वेट करना है, वो देखना पड़ेगा। इसके लिए अप्रोच ये है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। मार्केट में बने रहना, आप टाइम नहीं कर सकते। आप ये सोचोगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं मार्केट में घुसूंगा, तब मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, तो वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा।
आपको मार्केट में रहना है, आपको जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स, आपकी कंपनी क्या कर रही है, वो अगर ग्रो कर रही है तो कोलैटरल डैमेज होगा, बट वो कोलैटरल डैमेज बाद में सॉल्व आउट हो जाएगा जैसे ही नंबर्स आए। तो वी आर स्लेव्स ऑफ नंबर्स, हम तो नंबर्स पे ही ध्यान। बिल्कुल ऐसा करिए प्रोड्यूसर साहब कि ये जसप्रीत जी और दलजीत जी दोनों लोगों को आमने सामने रखिए। दलजीत जी ने जो कहा, जसप्रीत जी आप उनसे कितने सहमत हैं? क्योंकि मैं आप दोनों लोगों को आमने सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं मिलता हूं सरदार लोगों से तो मैं उनकी सबसे अच्छी बात ये देखता हूँ कि लोग बड़े उत्साहित होते हैं और हर चीज़ को बड़ा ही पॉजिटिवली देखते हैं। तो जसप्रीत जी तो उस पर तो बड़े खरे उतरे, दलजीत जी थोड़े से जो है सो बैलेंस करते दिख रहे हैं। जसप्रीत जी आप कुछ बोलेंगे जो लॉजिक दलजीत जी ने दिया है? सर फ्राइडे इवनिंग है, अब मतलब अब मार्केट 5 दिन लगातार पॉजिटिव रहा है। अब इससे ज्यादा पॉजिटिविटी, और 2 दिन, पिछले 3 दिनों में से 2 दिन, आज का मुझे नंबर पता नहीं, तो 3 दिनों में से 2 दिन का एफआई का नंबर पॉजिटिव है। एक दिन 3,000 करोड़, एक दिन 1,500 करोड़, राइट। और कोई नया नेगेटिव एज सच नया निकल के आया नहीं पिछले एक हफ्ते में। तो नेट नेट इंक्रीमेंटली आई वुड पुट मनी, इंक्रीमेंटली आई वुड नॉट बी बेयरिश, आई दैट्स हाउ आई वुड लाइक। बट एक बात जरूर आई वुड एग्री with Daljit ji कि obviously stock picking is where the real game will be. उसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि मतलब, and I'll tell you what I mean by that, लक्ष्मण जी। इसमें अभी निफ्टी बैंक इंडेक्स ले ले, लास्ट 6 मंथ्स की सिंपली बात करेंगे तो लेट्स से निफ्टी इज डाउन 9% एंड बैंक इंडेक्स इज वन ऑफ द इंडेक्स जिन्होंने आउट परफॉर्म किया 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। बैंक इंडेक्स इज डाउन ओनली 6%। अभी फॉर एवरी सेक्टर देयर आर पॉजिटिव स्टॉक्स एंड नेगेटिव स्टॉक्स। अभी पॉजिटिव में लेट्स से कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गए, नेगेटिव में लेट्स से यस, बंधन, इंडसइंड इज द फेमस रिसेंट एग्जांपल, एयूबी है, आईडीएफसी है, आरबीएल भी है। तो ज्यादा पैटर्न फिलहाल रिस्क ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट द लास्ट 6 months डेटा शोज। बट इफ वन इज मूविंग केयरफुली, आई थिंक देयर इज मनी टू बी मेड एंड इंक्रीमेंटली वन कैन टेक अ पॉजिटिव। तो I would not shy away from taking moving largely. I'll tell you what we have also done, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बस बातें कर रहे हैं। हम लोग we went to a cash level which was as high as 18%, and today our cash is like very close to like 7-8%. So and obviously over the next month or two, as things Q4 earnings आएंगे, Q3 earnings, and we have more data flow, I think we'll move back to 3-4% levels which we were always in. So I think that's how I would like to put it. बिल्कुल, ये अर्निंग को लेके आप सभी तीनों मेहमान बड़े चर्चा इस पे कर रहे हैं। अर्निंग को लेके मेरा एक सवाल ये है कि जब Q3 के अर्निंग आ रहे थे तब भी लोगों ने कहा था Q2 के बाद कि Q2 के तो बड़े ख़राब रहे जी, Q3 आएगा तो अच्छा ही रहेगा, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिर वैसा आया नहीं। Q4 के अर्निंग अच्छे आएंगे, इसकी क्या गारंटी है अभय अग्रवाल साहब? देखिए, गारंटी नहीं है पर एक एस्टिमेट हो जाता है लक्ष्मण जी। और हमारा टिपिकली स्टाइल है चैनल चेक्स करना। जैसे मैंने कहा, जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ इंगेज करना, क्योंकि रियल डेटा पॉइंट जो है लाइव बेसिस पे वहीं से मिलता है। और हमने पिछले क्वार्टर में जो फेस्टिव सीजन था तब भी जब हमारे चैनल चेक्स थे तो बहुत वीक थे, बिल्कुल भी कंजम्पशन बाइंग नहीं थी दिवाली के आसपास। तो पहले से एक एस्टिमेट हो जाता है कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे और कमेंट्री भी वीक होगी, क्योंकि चैनल्स में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक कंजम्पशन की मैं बात कर रहा हूँ, पर डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी चीज़ों को ड्राइव करता है, बिकॉज इंडिया अभी भी बड़ी इंसुलर इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट्स अभी इतना हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है। तो अगर एक चैनल चेक्स जो हमने तब किए थे पिछले क्वार्टर में वीक थे, उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस लेवल था डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंट्री वो भी वीक था। पर जिस तरह से इन्वेंट्री की लिक्विडेशन हुई है इस क्वार्टर में, और वो इसलिए भी हुई है क्योंकि बहुत डिस्काउंटिंग हुई है अक्रॉस द बोर्ड। आई मीन कस्टमर्स के लिए एकदम ड्रीम मार्केट है इस समय, और बल्कि मैं कहूँगा 31 मार्च तक एक कंज्यूमर्स के लिए आपको कुछ भी लेना एक ड्रीम मार्केट रहेगा, क्योंकि काफी अग्रेसिव इन्वेंट्री लिक्विडेशन होगी अक्रॉस द बोर्ड। तो उसकी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस है लक्ष्मण जी की जो रिजल्ट्स आएंगे वो बेटर होंगे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं होंगे पर डिटेरिएशन नहीं होगी। और जो क्या होता है जब एक इन्वेंट्री सिस्टम में कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सबका, ओईएम्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब नया स्टॉकिंग करें, नया कुछ करें।
दूसरी तरफ एक इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं, जीएसटी भी शायद रैशनलाइज होगा, बजट ने भी पैसा थोड़ा वापस दिया टैक्स पेयर्स को। तो आई थिंक एक माहौल है जहां पे मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होंगे पर डेफिनेटली डिटीरिएट नहीं होंगे जो हमने देखा था पिछले क्वार्टर में जिस तरह से। हालांकि दलजीत जी का अपना असेसमेंट है कि इन्वेंट्री उतना भी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों दलजीत जी, कि आपको चूँकि आप कंपनियों से बातचीत किए हैं, आप अपना अनुभव बता रहे थे अभी। जी लक्ष्मण जी, उतना लिक्विडेशन नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट है, महीने महीने भर इम्प्रूवमेंट है। खास करके जो कंपनियां बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट केपेक्स पे इन्वॉल्व हैं या डिपेंडेंट हैं, वहाँ तो कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, वहाँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट। कंजम्पशन साइड में जैसा सर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है कि वहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट थोड़ा हुआ है। वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ। हमारे पास एक और मामला है, वो है जो हर बार लोग चर्चा करते थे, वो था एफआई को लेकर के। क्योंकि जब भी बाजार गिरता था तो लोग कहते एफआई जा रहे हैं, एफआई जा रहे हैं। लेकिन अब जो आप गिरावट के बीच में ये जो आंकड़ा आ रहा है, अब एफआई ने जाना लगभग बंद कर दिया है, या फिर एक आध बार तो आ भी गए अच्छे खासे लेकर के, अब जा भी रहे तो बड़े थोड़े बहुत जा रहे हैं। तो अब मान लिया जाए कि एफआई का दिल वापस लौट रहा है हम लोगों की तरफ। जसप्रीत जी। और ये आपका सवाल है एफआईज की वापसी, ये शॉर्ट टर्म है कि या आर दे देयर फॉर गुड? हाँ, मेरा सवाल यही है कि एफआईज अब जाना बंद कर देंगे, अब आना शुरू कर देंगे, उनको कुछ दिख रहा है अट्रैक्शन हमारे मार्केट में, या फिर अभी भी एक एफआई वाला रिस्क अभी बचा हुआ है? मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटल सेलिंग कम होनी चाहिए लक्ष्मण जी। अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट पीरियड, वो जो मैंने आपको बताया जून 22 का। अगर आप पैटर्न, if you can just plot, I wish I could have shown you, if you could plot month on month FI selling for the period June 21 till June 22, right? वो जो पैटर्न था वो exactly अभी हुआ है, which is Feb 24 से Feb 25. So if history were to repeat, last time जैसे June 22 से 23 तक हुआ था, अभी भी वैसे ही a very high chance that incrementally for the next 12 months they may be more buyers than sellers, which means 8 months or 9 months out of 12 they should be net buyers. So that is what our sense is. There's no reason why there should be any pessimism left, including that. See, dollar index is correcting. Earnings growth जो cut हो रहा था वो cut नहीं हो रहा, और in fact we are talking of we might be talking about upgrades after the full numbers come out after quarter 3, and BFSI, IT, I think FMCG, auto, there are certain opportunities जो emerge हो रही हैं हर sector में. So there is no reason why the only area where I think there is a gap, and वो शायद थोड़ा time तक रहेगा, is capital market related stocks and related pockets, because I'm talking about IPOs and the follow-on offers and so much activity जो बहुत ही frenzy पे चली गई थी, and I think it will take some time before that pocket comes back. Otherwise, I see no reason why FIs will have any reason to shy away, including अभी US में भी थोड़ा बहुत गिरावट आई है, and China is obviously beyond the point. You can't put money in China. So incremental flows के हिसाब से I think India is very, very attractive, including even if you take today's multiple, which is less than 20 times. We're talking of 23,000, and we're talking of, let's say, close to 1,205 Nifty EPS for FY26. So we are less than 20 times. And we have seen in the past, more than 24, we are in a slightly danger zone. Less than 19 is very attractive. So we are closer to 20, but yeah, I mean, you can't wait for 19 because, I mean, that's like the perfect bottom. बिल्कुल। दरअसल मार्केट के जो गिरावट थे उसमें 3 विलेन थे। एक था एफआई, एक दूसरा था अर्निंग सीजन, और तीसरा विलेन जो उभर कर सामने आया था वो थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। उम्मीद करता हूँ कि सुनेंगे नहीं, उनको मैं विलेन कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मार्केट के तो विलेन ही थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का असर, अभय साहब, क्या लगता है कि अब ख़त्म हो गया या फिर अभी भी है? क्योंकि बाज़ार को तो जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत समझा उसमें यह है कि बाज़ार को एक बार में कोई एक चीज़ एक ही बार में डरा सकती है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ बार बार डराए। तो मतलब एक बार गोली चला दी आपने, उसके बाद वो आप फूके हुए कारतूस के समान हो गए आप। तो डोनाल्ड ट्रंप अब फूके हुए कारतूस हो गए बाज़ार के, लेकिन अभी भी दम है उनमें। आई थिंक उनके पास छोटे मोटे कारतूस अभी भी हैं जो वो चलाते रहेंगे, पर मोटा मोटी आपकी बात ठीक है कि अब मार्केट में थोड़ा एक फटीग है, एक थकान है कि अब कितना रोज रोज डरे, अब ये अनाउंसमेंट तो रोज आएंगे कि कहीं पे बढ़ा दिया, कहीं पे कम कर दिया, फिर
तो ये एक मुझे लगता है सेंसेशनलिज्म ज़्यादा है लक्ष्मण जी। एक जो बुली होते हैं, स्कूल में भी हमने देखा, कॉलेज में जो डराने में बॉडी लैंग्वेज, पोस्चरिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो मार्केट अब ये समझ रहा है कि ये शायद बुलिंग ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे अनुज ने कहा कि एक दूसरे को लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं, तो आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अपने लिए भी एक गड्ढा खोद रहे हैं। अपने और लिए भी गड्ढा वो खोद रहे हैं, हाँ। तो और अब ये एक रियलाइजेशन है क्लियरली कि ये यूएस को ज़्यादा हर्ट करेगा, और अगर रिटेलिएटरी मेजर्स लिए गए स्पेशली चाइना के द्वारा, तो वो डेफिनेटली यूएस की मैन्युफैक्चरिंग, यूएस की ग्रोथ, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन सबको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो आई थिंक मार्केट का मूड अभी ये है कि एक फटीग है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, कितना रोज-रोज डरे। जो चल भी रहा है कि है, आप जहाँ पे क्लियरली ज्यादा डराइएगा तो आपका डर जो है खत्म हो जाएगा, ज्यादा डराएगा खत्म हो तो जाएगा, डरना बिल्कुल बंद वहीं कर पे आ देगा। गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वही हो रहा है। दलजीत जी, आप सहमत है कि अब ट्रंप साहब का असर कम हो गया, अब ट्रंप प्रूफ हो गया है बाजार? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ लक्ष्मण जी कि ये टैरिफ का असर ठीक है, ये तो मार्केट डायनामिक्स अपने आप ही प्ले करेगा। आप किसी भी इस इंडस्ट्री में अगर कभी भी टैक्स लगाते हो तो क्या होता है, इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। थोड़े महीने बाद इंडस्ट्री अपने आप ही सेटल डाउन हो जाती है। सबको समझ आ जाता है भाई 20% महंगा आएगा तो 20% महंगा बिकेगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी चिंता का विषय नहीं। और तो कुछ अच्छे प्लेयर बच जाएंगे, कुछ खराब हट जाएंगे, वो सब इतना टैरिफ इश्यू इज नॉट अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू। इशू है कि ये सब की वजह से जो ये ग्लोबल डिस्टरबेंस हो रहा है, एक जगह से ट्रेड ब्लॉक्स बदल रहे हैं, इसका ग्लोबल ग्रोथ पे क्या असर होगा। तो अगर ग्रोथ ही, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ ही अगर इम्पैक्ट हो जाएगी, तब फिर हमारे लिए और सभी के लिए उसका जो है रेपरकशन होगा। तो अभी अपने को ये, अभी के ये बहुत नैरो थिंकिंग है कि 20% बढ़ेगा कि 25% बढ़ेगा कि 100% बढ़ेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। उससे कुछ कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो जिनको बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ये फिर सेक्टर स्पेसिफिक उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा, तो हम उसमें कहाँ पिसेंगे और कहाँ हमको फायदा होगा, वो अभी कॉल लेना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसान है। तो ये रब ऑफ कर दें कि भाई ट्रम्प इज नो मोर इम्पोर्टेंट, he is important because they are still controlling the global trade. Oh, that is why he is important. और सबसे आश्चर्य की बात यह है दलजीत जी कि ट्रंप साहब को पता है कि नुकसान होगा जी, हमें भी नुकसान होगा, हम नुकसान झेलने को तैयार हैं। तो जब सामने वाले को पता हो कि हम गोली खाने को तैयार हैं जी, फिर गोली से उसको क्या डरना। जसप्रीत जी, वो तो कह रहे हैं कि हम मंदी में जाएंगे तो ठीक है जी, हमको जाएंगे, हमको पता है, लेकिन अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो थोड़े दिन के लिए मंदी में जाएं। और ये ऐसा नहीं कि उनका आजकल का वो जिस नेचर के हैं, तो 4 साल तो आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। तो आप कितने डरे हुए हैं ट्रंप साहब से, जसप्रीत जी? इंक्रीमेंटली तो सर वो मतलब थोड़ा एक तैयार भी थे, बट अभी यही है कि मुझे अभी पता नहीं, मतलब आई एम रियली कंफ्यूज कि अभी सब बात कर रहे हैं कि 2 अप्रैल को लागू होंगे, राइट? बट आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट स्टॉप्स हिम कि 2 अप्रैल आए और बोले कि हमने और कुछ कर दिया इसको, राइट? हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी मूविंग सिचुएशन। मतलब माय सेंस इज व्हाई इट्स 2 अप्रैल, व्हाई वेटिंग फॉर 2 अप्रैल? ऐसे तो डेट आगे बढ़ती जाएगी, इट्स लाइक अ अनएंडिंग थिंग, राइट? ऐसे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, राइट? तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमें करना है कि हमारी कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कितनी पक्की है, कितनी हाई विजिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी और वैल्यूएशन हमारे सपोर्ट में है कि नहीं, अज्यूमिंग ऑल अदर थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। एंड हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटली अगर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए फॉर द ट्रम्प फैक्टर कि डोमेस्टिक लिंकेज स्टॉक्स पे थोड़ा ज्यादा रेट्स रहे, जो एक्सपोर्टर्स हैं और इंटरनेशनल लिंकेज पे कम रहे। एग्जांपल आईटी हो गया, एक्सपोर्टर्स हो गया फॉर डिफेंस और एरोस्पेस और सो मेनी अदर गुड्स जो विच आर ऑटो पार्ट्स विच आर ससेप्टेबल टू हायर टैरिफ्स, उसमें वेटेज कम रखिए, राइट? डोमेस्टिक लिंकेज में वी हैव इनफ प्लेसेस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी, domestic pharma, we have enough pockets jahan pe if one is so we, for example, we have 90% plus of our stocks which have almost nil linkage to US, whatever is happening in US. So I think is tarike se agar bhi approach karenge to one can negate that
वो थोड़ा सा जो फैक्टर है हालांकि उसको इसमें काफी कम किया जा सकता हालांकि इसमें दलजीत जो जो कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। दरअसल अगर ये ड्यूटी स्ट्रक्चर रेसिप्रोकल टैरिफ वाला मामला चला ना, जमीन पर उतर गया, तो पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन का इक्वेशन ही बदल जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नक्शा है ना, वो नक्शा ही आपको बदलता हुआ दिखेगा। फिर उसमें किस देश की कौन सी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, वो कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पहले भी एक बार कहा था कि एक स्टडी में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहाँ पे जब हुआ कि वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑटो पे कम कर देना है या ख़त्म कर देना है, तो ख़त्म करने के कुछ एक साल बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई ऑटो के मामले में, जहाँ पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करती थी। तो कब कहाँ इसका असर पड़े लॉन्ग टर्म में, ये एक वाकई कंसर्न होता है यहाँ पे, तो इसको देखना होगा। लेकिन एक जो मामला अब सब उठ के सामने आ रहा है वो ये कि ठीक है, मार्केट में गिरावट जितनी होनी थी गिर गई है, बहुत ज़्यादा डर है नहीं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, अब शायद यहाँ से निकलते हुए दिखेंगे हम लोग बेहतर स्थिति में। तीनों लोग, चार लोग इस पर सहमत थे। तो हम जैसे आम निवेशक तो यही आपसे पूछेगा कि अब पैसा डालना शुरू कर दें क्या हम लोग, और डालें तो अभी भी कुछ जोखिम है कि ऐसा ही फिर किसी दिन पता चला मार्केट सो को उठे नीचे लाल लाल दिख रहा है। तो इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये सवाल लेकर मैं पहले अपने मैनेजिंग एडिटर साहब के पास ही चलता हूँ, अनुज सिंघल साहब के पास। अनुज सिंघल साहब, सबको यही जानना चाह रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे बचा के रखे थे। हमारे शो में कई बार गेस्ट लोगों ने कहा कि रखिए बचा के, जब मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगा तब पैसा डालना शुरू करिएगा। तो आपका नज़रिया क्या कहता है, अब पैसा डालने का वक्त आ गया है? बहुत अच्छा सवाल किया लक्ष्मण जी आपने, और मेरा जवाब वही होगा जो मैं लगातार कहता आया हूँ। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, हाई पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं, जो स्टॉक्स अर्निंग्स काफ़ी शानदार डिलीवर कर रहे थे, या जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, डिविडेंड यील्ड अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल है, वहाँ बने रहें और हर गिरावट में ऐड करें। लेकिन एक और चीज़ जो आपको करनी है ना, अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें। क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 40% नीचे हैं? अगर ऐसे स्टॉक्स हैं तो जान लीजिए, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, जान लीजिए कि आप गलत स्टॉक में फंसे हुए हैं, और ऐसे स्टॉक्स में से आप हर रैली में से एग्जिट करिए। ऐसे स्टॉक्स में से आप हर रैली में से एग्जिट करिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक जो इस मार्केट में चलने को तैयार नहीं है, वो आगे किसी टफ मार्केट में भी नहीं चलेंगे। तो बहुत केयरफुल रहना आपको, अपने पोर्टफोलियो को जल्दबाजी में अच्छे स्टॉक ना बेचें, लेकिन ख़राब स्टॉक को रैली में ज़रूर बेचें। और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, मैंने 22,000 पर एक व्यू लिया था कि अपनी SIP मत तोड़िए, अपनी SIP मत तोड़िए। आप सोचिए, मुझे उन लोगों को लेकर दुख हो रहा है जिन्होंने पिछले महीने अपनी SIPs रोकी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा रेट गंवा दिया। तो अपनी SIPs मत तोड़िए, ये एक और चीज़ है जो आपको करनी है या नहीं करनी है, जिस भी तरीके से आप उसको लेना चाहें, और उसके अलावा अच्छे स्टॉक्स में बने रहें। बिल्कुल। अब आपने अनुज जी जो SIP वाली बात कही ना, मैं दर्शकों को बता दूं, SIP वाला मामला बड़ा ही संजीदा मामला है। बहुत लोगों ने SIP बंद करा दिया, डेटा आ रहे थे कि SIP की संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है। तो इस पे मैं ऐसा करता हूं कि शो का जो अगला सेगमेंट होगा ना, उस पे SIP पे आप तीनों लोगों से, चार लोगों से चर्चा करूंगा। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब आपने बखूबी दिया कि लोगों को पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रिजिक करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ वहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं। उन गड्ढों को या तो छोड़, गड्ढे से साइड होकर निकल जाइए, गड्ढे के भरने के इंतजार में मत रहिए। अभय अग्रवाल साहब, गड्ढे को कैसे पहचाने? एक तो फॉर्मूला अनुज जी ने दे दिया कि अगर अभी भी 40% नीचे है और आपके पोर्टफोलियो में नहीं उठ रहा है, तो उसको तो निकाल के बाहर फेंक दीजिए। देखिए, ये मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है शार्प करेक्शन का, जो एक दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। और इसको समझने में एक्चुअली ज़्यादा इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बुल मार्केट में काफ़ी स्टोरीज होती हैं, स्टोरी स्टॉक्स होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, पर 50, 60, 100 टाइम के पी मल्टीपल पे इसलिए ट्रेड करने लगते हैं क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। हर चीज़ महंगी है तो स्टोरीज बिकती हैं। तो आप, जैसे अनुज ने कहा, एक पोर्टफोलियो में सिर्फ ये एनालिसिस करें कि ग्रोथ जो है, रियल ग्रोथ जो अर्निंग्स में हो सकता है स्टॉक का अगले 3 से 5 साल के बीच में, और उसका जो करंट वैल्यूएशन है, क्या वो जस्टिफाई करता है उसका। क्योंकि इस तरह के करेक्शन में आपको मौका मिलता है कि आप चर्न करके वीक स्टॉक से आप अच्छे स्टॉक्स को ले सकें जो भी करेक्ट हुए हैं। शायद उतना करेक्ट ना हुए हो, पर करेक्ट डेफिनेटली हुए हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, आप इस करेक्शन का फायदा उठा पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने में, कि बुल मार्केट में भी है, अगर वापस फिर से करेक्शन आया तो एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा। तो आइडेंटिफिकेशन मेरे हिसाब से सिर्फ एक सिंगल मंत्र है
कि जो रियल अर्निंग्स है कंपनीज की, रियल बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, वो कितनी स्ट्रांग है, क्या वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है जो कंपनी का वैल्यूएशन है, और आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं उसी कैपिटल को डिप्लॉय करने के, क्या आप उसमें से निकल के कहीं और अच्छे स्टॉक्स में आ सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं, या फिर आप ऐड करना चाहते थे पर आप नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका पोर्टफोलियो आप स्ट्रॉन्ग कर पाए विदाउट डूइंग टू मच ऑफ चर्न, ज्यादा छेड़छाड़ भी अच्छा नहीं है कि आप पूरा पोर्टफोलियो अपना तहस नहस कर दें इस मौके का फायदा उठाने में, पर डेफिनेटली थोड़ा चर्न करके एक्टिव यूज करके इस करेक्शन का पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सके, तो आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे पूछूंगा, उसका फिर दोनों जसप्रीत जी और दलजीत जी के पास जाऊंगा मैं, कि वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग पैसा वैसा बचा के रखे वो लोग क्या करें? अब पैसा डालना शुरू कर दें आपके हिसाब से? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने क्लाइंट को या फिर अपने फंड के साथ क्या कर रहे हैं आप? देखिए हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, और चर्चा भी की हमने इस शो पे भी, दूसरे शो पे भी, कि जब मार्केट वीक था तो हम जिसको कहते हैं ड्रिप कर रहे थे पैसा, कि अगर 100 रुपए नया आया हमारे पास इन्वेस्ट करने का, तो हर 2-3 दिन में 5 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें से, क्योंकि बॉटम कहाँ पे किसी को नहीं मालूम, पर एट द सेम टाइम आप एक टैक्टिकली बेनिफिट करना चाहते हैं एक करेक्शन से, कि अगर आपको कुछ सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना लें। और एक स्ट्रैटेजी है कि आप बिल्कुल भूल जाएं मार्केट को, पर एज एन एक्टिव फंड मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसका जो अगर करेक्शन शार्प है और आपका कन्विक्शन है अपने पोर्टफोलियो में, तो आप उसको धीरे धीरे ऐड करते रहे। तो जो भी नया पैसा आया हमारे पास उसमें से काफी कुछ हमने डिप्लॉय कर दिया इस तरह की ड्रिप करके स्ट्रैटेजी में, और जो नया भी आएगा अभी लक्ष्मण जी, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जहां हमको मौका दिखेगा वहां पे हम ऐड करते रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हर साल 4-5 ऐसे दिन होते हैं जो जहां पे इन्वेस्टर्स का रियली पैसा बनता है, और अगर आप वो दिन आपने मिस कर दिए एक बुल रन के, तो आपका रिटर्न बहुत एवरेज हो जाएगा। तो आपको एलोकेटेड हमेशा रहना पड़ेगा मार्केट में। अगर आप पूरा टाइमिंग के लिए पूरा मार्केट से निकल गए हैं और आप फिर घुसना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक गोल चक्कर में ही घूमते रहेंगे और उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पर अगर जैसे आपने कहा कि हाँ एक पैसा है आप डिप्लॉय करें, बिल्कुल अच्छा टाइम है। मैं तो कहूंगा जब भी आपके पास पैसा है आपको डिप्लॉय करना है, वो अच्छा टाइम है डिप्लॉय करने का। 22,000 का लेवल आएगा, 27 का आएगा, 18 का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा, वो तो चलता अभय जी रहेगा, वो तो मार्केट का काम है। कि 4-5 साल में 4-5 दिन ऐसे होते हैं जब अच्छा मौका होता है। ये 4-5 दिन कौन से होते हैं? ये होली दिवाली टाइप से फिक्स होते हैं या फिर वो बदलते रहते हैं? ये हफ्ते में इसी हफ्ते में हमने देख लिए, जैसे आपने कहा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 7-8% ऊपर था, तो जिसने ये हफ्ता मिस कर दिया तो उसने 7-8%, और फिर क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टर की कि अरे ये स्टॉक तो मैंने 100 रुपए पे देख लिया था, अब ये 120 पे आ गया है तो अब नहीं लेता हूं। फिर वो जाके ढूंढते हैं और सस्ते स्टॉक, उसमें और नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप ऐसे वीक स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो गिरे हैं पर ऊपर नहीं आए हैं, पर फिर आप रियलाइज तब करते तक हैं कि इधर वो तो 120 गिरे वाला अच्छी 200 वजह पे से। पहुंच गया हो। जी, तो बिल्कुल, ये बड़े चैलेंजेस है। बिल्कुल, इस पे हम लोग चर्चा आगे भी करेंगे। जसप्रीत जी और दलजीत जी, आप दोनों से भी पूछूंगा कि पैसा डालें कि अभी रुकें, डालें तो कितना डालें। लेकिन चूंकि ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद हम लोग लौटते हैं और फिर इस सवाल का जवाब लेंगे आपसे, साथ ही ये भी पूछेंगे आप लोगों से SIP का करें तो क्या करें। लोग पूछ रहे हैं कि तेजी है या धोखा है या फिर वाकई अब तो बाजार सुधर चला है। इस पर चर्चा कर रहे थे, अलग अलग राय हमारे मेहमानों के आ रहे थे। तो सवाल ये उठा कि अब ठीक है, मान ले थोड़ी बहुत तेजी आ ही रही है तो बॉटम तो पता करना मुश्किल है, तो जो पैसे वैसे हैं थोड़े बहुत डालने शुरू कर दें क्या? तो हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब का विचार था कि डालना शुरू कर दीजिए थोड़े बहुत, हालांकि जब डालना चाहे तभी डालने का सही समय है। लेकिन जसप्रीत जी और दलजीत जी, आप दोनों से मैंने पूछा नहीं था सवाल, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, हम लोग से भी चलते फिरते लोग यही पूछते रहते हैं। जसप्रीत जी, आपका क्या विचार है कि पैसे डालना शुरू कर दें, और डालें तो कितना कितना डालें, इकट्ठे डाल दें? इकट्ठे तो नहीं, आई वुड से कि जैसे हमने बात की थी कि देयर आर सम ट्रिगर्स इन द अज्यूमिंग 2 अप्रैल एक ट्रिगर है, फिर Q3 के अर्निंग्स हैं, एंड ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स डज इट गो डाउन टू 100 और डज इट गो बैक अबव, एंड इंटरेस्ट रेट कट्स अप्रैल में हमारा होना है, राइट? एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली, कोई ऐसी गारंटी नहीं है।
एंड likewise many other so many things. So I think 4-5 जो अगर ट्रिगर्स हैं वो ध्यान में रख के, बिकॉज इफ ऑल प्लेज आउट देन वी हैव अ स्मूथ जर्नी अहेड, राइट? अब वो सवाल है कि वो सारे प्ले आउट होते हैं कि नहीं होते, तो आई थिंक वन शुड stagger it over the next 4 to 8 weeks. अभी aggressive investor I would say 4 weeks and not so aggressive है तो 8 weeks. And हम incremental investment की बात कर रहे हैं. And if somebody is coming very new to the market or a large part of the capital is uninvested, then obviously it may be wise to spread it over a larger period, not 2 months, maybe 3 to 4 months. But I just want to quickly touch upon what Abhay said and maybe what Anuj also started. We have effectively Lakshman, you use the last 1 month to do a lot of churn, and because the data that we have seen in the last cycle and so many other periods is that stocks जो एक बार 30% और more गिर जाते हैं, उनकी वापस आने की जो probability है, right, it's only 10 to 20%, and stocks which have fallen less than 10% or not fallen as much, उन्हीं का ज्यादा chance है next wave या next cycle में participate करने का. तो very high chance. So investors को ये ध्यान में रखना चाहिए. Through this medium I want to just suggest कि जहां पे 30, 40, 50% करेक्शन हुई है उस पर जंप ना करें, राइट? बिकॉज इज अ वेरी वैलिड रीजन वो उतना गिरा है, एंड जो स्टॉक्स कम गिरे हैं बहुत वैलिड रीजन से वो उतना हुआ है, तो जस्ट स्विच ना करें. इनफैक्ट वी हैव डन अ लार्ज पार्ट, वी हैव डन द कॉन्ट्ररी, वी मूव्ड आउट ऑफ वेरी हाई अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो लिमिटेड थे हमारे पोर्टफोलियो में, टू सेफर टेरिटरीज जिन्होंने कम अंडर परफॉर्म किया या आउट परफॉर्म किया. तो आई थिंक and BFSI we have increased the weightage, and we have increased BFSI weightage like for the first time we have gone overweight after 3 years. So that's the tectonic shift we have done. दलजीत जी को जोड़ना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, इन्वेस्टमेंट करने का दिन हर दिन अच्छा दिन है ना, तो ये तो कहना कि एग्जैक्ट टाइम करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए तो पोर्टफोलियो ना वो मैनेजर तो ये तो आपने बड़ा ही शाश्वत सा स्टेटमेंट दे दिया कि हर दिन अच्छा दिन है. अब किसी ने साल भर पहले किया होता तो बेचारा आज मर चुका होता. तो नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं मत होता दीजिए. लक्ष्मण जी, अभी मैं आपको प्रूव करता हूँ. हमारे एक क्लाइंट थे, मैं आपको एक्चुअल सही एनेक्डोट, रियल लाइफ एनेक्डोट बताता हूँ कि हमारे एक बहुत बड़े क्लाइंट थे, वो कुछ सपोज करो 1 रुपया निकालना चाहते थे, तो हम लोगों ने उनसे काफी डिस्कशन करके उसको उन्होंने 10 पैसे निकाला, 10% निकाला. जो निकाला उसका भी हमने पिछले 2 महीने 3 महीने का एनालिसिस करके जब उनको वापस आज ही सुबह बात किया, तो ही इज स्टिल एट अ लॉस. तो इट इज मिसनॉमर, अगेन इट इज अ वेरी बिग मिसनॉमर दैट ये मार्केट अगर सब गिरेगा तो मेरा पोर्टफोलियो 100% मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा. ऐसा नहीं होगा. आपको अल्टीमेटली इट इज व्हाट यू आर होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट. हम जो बार बार बात कर रहे हैं, मैं जो व्यू जो दे रहा हूँ वो 1 हफ्ते का व्यू नहीं दे रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां आपको ट्रेडिंग से मुझे कोई मतलब नहीं. मुझे नहीं पता ट्रेडिंग में सुबह शाम क्या होने वाला है, वो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ. मैं बात कर रहा हूँ अगर आप मैं भी नहीं जानता इन्वेस्टर हूँ. मैं भी नहीं जानता हूँ. हाँ, बने रहना है, आपको बने रहना है बाजार में, और जब बने रहेंगे तो उसमें जैसा अभय जी ने कहा कि कुछ दिन ऐसे आएंगे जो बहुत अच्छे दिन हो, तो आपको तभी तो उसका एडवांटेज मिलेगा. आप जिस दिन ये सोच के बैठोगे कि जिस दिन वो आएगा उस दिन मैं घुसूंगा, तो वो तो आपको कैसे पता चलेगा? वो तो आने हाइंडसाइट में ही पता चलने वाला, उस दिन नहीं पता चलने अब पता वाला. चला आया और चला गया, आपको पता भी नहीं हाँ, चला. तो इसके आया और लिए चला गया, पता भी नहीं चला. आपको अभय इन्वेस्टमेंट अग्रवाल करना साहब, है. बिल्कुल. अभय अग्रवाल साहब, एक सवाल इससे पहले कि मैं एसआईपी वाले मुद्दे पर जाऊं, कि जब बाजार गिर रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब लार्ज कैप के बजाय मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे और वो विलेन साबित हो रहे थे. और कई लोगों ने कहा कि जब उठेगा ना तो सबसे पहले लार्ज कैप उठना शुरू करेगा, मिड कैप स्मॉल कैप उठना शुरू नहीं करेगा. लेकिन जब उठ रहा है तो देख रहा हूँ कि यहाँ भी उठने में भी लार्ज कैप से ज़्यादा लंबी छलांग मिड कैप लगा रहे हैं. क्या माजरा क्या है? आई थिंक ये बड़ा एक क्विक रिकवरी ट्रेड किसको कह सकते हैं कि गिरे भी थे 20-20% मिड कैप स्मॉल कैप, उसके बनिस्बत लार्ज कैप गिरे 5 से 8%. तो जो रिकवरी ऑब्वियसली आई वो मिड एंड स्मॉल कैप में आई, और मिड एंड स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कम होती है, तो जब ये गिरते भी हैं तो जोर से गिरते हैं, क्योंकि जब सेलिंग आती है तो लोअर सर्किट लगते हैं 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन ऑन वेरी थिन वॉल्यूम्स, और जब बढ़ते हैं थोड़ी सी भी बाइंग में क्योंकि वॉल्यूम कम होता है तो अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक टेक्निकल कैचअप रैली है मिड और स्मॉल कैप्स में. अब ये मीडियम और लॉन्ग टर्म का क्या ट्रेंड बनेगा, अल्टीमेटली अर्निंग्स पे है लक्ष्मण जी. अगर मिड और स्मॉल कैप्स अपने वैल्यूएशन के बनिस्बत
जो अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएंगे वो अच्छी रहेगी, तो मुझे लगता है डेफिनेटली रिटर्न्स बनेंगी। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरा बायस हमेशा अच्छी क्वालिटी के मिड और स्मॉल कैप्स की तरफ रहता है, क्योंकि जो मल्टी बैगर्स मिलते हैं जो आपको एक जबरदस्त अल्फा रिटर्न बना के देते हैं, वो मिड और स्मॉल कैप्स ही देते हैं। पर एक पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा लार्ज कैप्स का प्रेजेंस डेफिनेटली होना चाहिए पोर्टफोलियो में। सो आई थिंक एक मिक्स स्ट्रैटेजी है, वो अच्छा एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अच्छी है इन्वेस्टर्स के लिए। अभी का जो ये रिसेंट का ट्रेंड है जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, उससे ज्यादा कुछ कहना गलत होगा इसके बारे में। एडजस्टमेंट। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ो, एक सवाल छोटा सा और दे चुका, आपने जो बोला उसी से मेरे मन में सवाल उठा कि मान लें किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, यंग है, 40 साल 45 साल का व्यक्ति है, कुछ पैसा डालना चाहता है, मान लें 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं, तो एक आध तो हर किसी के मन में होता है, भले ही आप कहें रिस्क ज़्यादा है, कि एक आध तो मल्टी बैगर हो जाए, मज़ा आ जाए जब उसमें 200-300% की तेजी है, तो अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा रिस्क पे रखा जाए मल्टी बैगर स्टॉक में? आई थिंक ये बड़ा डीप क्वेश्चन है आपका, और इसके लिए काफ़ी जो वेल्थ जो एलोकेटर्स हैं, वेल्थ एलोकेटर्स जो एलोकेट करते हैं एक इन्वेस्टर का पैसा डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफ गोल्स, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या अर्निंग्स है, कितना सेव कर सकते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं पोर्टफोलियो। तो उनसे सलाह ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ा वेल प्लान्ड एलोकेशन प्लान होना चाहिए। आपने जो सवाल पूछा उसका मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहा हूं, तो आप शायद बुरा मान जाएंगे, पर इसका सही सवाल बुरा नहीं मानना, बिल्कुल। इसका सही जवाब यही है कि दर्शकों को सही बातें रखनी है सामने, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी, तो एक सवाल आप, हाँ बोलिए, कि आप पूरी करिए। कोई भी एज का कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी भी प्रोफाइल का, नया पुराना, मैं ये कहूंगा कि काफी अच्छे वेल्थ एडवाइजर्स हैं, एलोकेशन मैनेजर्स हैं, सर्टिफाइड प्लानर्स हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स, उनसे सलाह लेके अपना एक एलोकेशन बनाएं, डेट, इक्विटी का, फिक्स इनकम का, गोल्ड का, और उस पोर्टफोलियो के साथ डिसिप्लिन से रहें। तो काफी जो सवाल होते हैं कि क्या मैं और ले लूं, क्या मैं बेच दूं, वो अपने आप ही आंसर हो जाएंगे लक्ष्मण जी। बिल्कुल। एक जो मुद्दा जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले अनुज सर ने जो मुद्दा उठाया था, उसी पर आप लोगों से मैं सुझाव लूंगा, वो है एसआईपी को लेकर के। एसआईपी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मतलब सवाल तब भी आ रहे थे जब बाजार गिर रहा था, और जब बाजार थोड़े से उठने शुरू हो गए तब भी सवाल आ रहे थे। तो कई लोगों ने तो उस वक्त पूछा था कि एसआईपी निकाल दे, क्या पैसा डालना बंद कर दें। तो हमारे आप जैसे मेहमान लोग जो शो में आए, उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं, एसआईपी बंद नहीं करने का समय है, दरअसल एसआईपी शुरू करने का समय है, और ज़्यादा पैसा डालने का समय है। तो अब बाजार के इस जंक्शन पर जसप्रीत जी, आपकी राय क्या है एसआईपी वालों के लिए? मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी, ये म्यूचुअल फंड जो मनी मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, सीआईओज हैं, एंड आई वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इन माय पास्ट, इन माय प्रीवियस कंपनीज, वो काफी हद तक इसके लिए एडवांस में आप अब उनसे इंडिकेशन दे देते हैं इन्वेस्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में इन द लास्ट 3, 4, 5 months देयर इज नो थीमेटिक फंड्स गेटिंग लॉन्च्ड, राइट? मार्केट ऑब्वियसली इज नॉट इन अ गुड स्टेट, वो भी एक कारण है, बट थीमेटिक फंड्स नहीं आ रहे। सेकंड, अ लॉट ऑफ फंड्स एक पॉइंट के बाद आके, स्कीम्स एक पॉइंट के बाद आके, बिकॉज उनको पता है कि स्कीम वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है, रिटर्न्स इन एक्सेस आ गए हैं, जो लास्ट ट्रेलिंग रिटर्न्स है, इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो बंद कर देते हैं। पीएमएसएस भी करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं। सो आई थिंक सम ऑफ दोस थिंग्स आर लीड इंडिकेटर्स कि मार्केट में फ्रॉड है, एंड इन्वेस्टर्स को संभाल के चलना चाहिए। वो आज के दिन में नहीं हो रहा है, किसी ने अपना पीएमएस में बंद नहीं किया हुआ, राइट? एट दिस लेवल किसी ने ये नहीं बोला कि अब हम नेगेटिव व्यू लेके कोई नहीं चल रहा है। एवरीवन इज टॉकिंग कंस्ट्रक्टिवली, ऑब्वियसली विद सम केवियट्स। तो आई थिंक कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, एंड आई थिंक यही तो समय है एसआईपी बनाने के लिए। इस समय पे एसआईपी अगर हम बंद करेंगे तो दैट इज नॉट द वाइज थिंग टू डू, बिकॉज एसआईपी का तो मतलब है ना, इन हाइज एंड इन लोज। इफ लोज में आगे घबरा गए तो फिर बिल्कुल। हाँ, दलजीत जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एसआईपी बंद करने का तो अब समय नहीं है, लेकिन एसआईपी को लेकर जो होड़ पहले चली थी, तो अब इस बार एसआईपी को लेकर के मान लें कोई शुरू करना चाहता है, अपना लोकेशन बढ़ाना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? ये बिल्कुल करना चाहिए। एसआईपी तो एक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरत तो खराब समय में ही होती है। अच्छे समय में तो डिसिप्लिन अगर आप एक बार को छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स को पार्डन कर देगा मार्केट, बट खराब समय में तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो एसआईपी अच्छे समय में इतने अच्छे समय आ गए थे कि लोग डिसिप्लिन छोड़ भी गए थे, भूल भी गए थे बाजार में। यस, तो बट ऐसे समय में तो एसआईपी बिल्कुल आपको जारी रखना है, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी करिए। बट अगेन सेम चीज, एसआईपी आप किस चीज में कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना।
खाली एक दूसरे को देखा देखी, सबने इसमें डाला है तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ, ये थीम चल रहा है तो इसमें डाल देता हूँ। जो थीम पीक, नॉर्मली हमने देखा है कि जो नए फंड्स आते हैं वो जब उस सेक्टर का पीक होता है तब नए फंड्स आते हैं। तो विच इज नॉट अ वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट, है ना। आपको इन्वेस्ट करने में तो प्रीएम्प्टिव लेना है या तो फिर समय से पहले सोचना। तो थोड़ा वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस समय पे किस सेक्टर में जा रहे हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट में डाइवर्सिफाइड फंड में जा रहे हैं या फिर एक बैलेंस फंड में जा रहे हैं, तो आई थिंक वो तो आपको हमेशा बना ही रहेगा, उसमें तो आपको कुछ करना ही तो लगे यहाँ तो बता ही दीजिए अभी दर्शकों को कि अगर अभी करना हो किसी को तो कहाँ डालें, SIP करें। नहीं। अब फंड का नाम मत लीजिए, फंड का नाम मत लीजिए, एक नेचर बता दीजिए। जैसे मैंने बताया कि हम लोग म्यूचुअल फंड नहीं करते, तो हम एडवाइजर नहीं है म्यूचुअल फंड के लिए। बट आपको किसी भी इस तरीके की मार्केट में बैलेंस फंड्स या फिर जो मिड एंड स्मॉल लार्ज का मिक्स फ्लेक्सी कैप जिसको कहते हैं, इस टाइप के फंड्स में अगर आप रहेंगे तो आपको वो सदाबहार फंड्स है बेसिक, राइट। सो उसमें क्या होता है सदाबहार फंड है। हाँ, उस तरीके के फंड्स में रहने से आपको आपका रिस्क बैलेंस रहता है हमेशा। हाँ बिल्कुल। अभय अग्रवाल साहब को जोड़ना चाहेंगे इसमें? जी, मेरा एनालिसिस ये है कि SIP एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टर्स को अपनी रिटर्न रेगुलरली नहीं देखना चाहिए, अपना NAV वैल्यू नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो एक डेली शाम में खोल के देखें NAV कितना गया है। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। और SIP का जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो है कि आपकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जहां पे लोग अपना ध्यान इस बात पे लगाएंगे कि मेरी एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो कैसे कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली SIP बंद करने की बजाय शायद वो अपना अमाउंट बढ़ाएंगे एक गिरते हुए मार्केट में, तो और राइजिंग मार्केट में उतना नहीं बढ़ाएंगे। तो मेरी सलाह सारे SIP इन्वेस्टर्स को है कि अपना कोई भी डिसीजन आप पोर्टफोलियो वैल्यू को देख के मत लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। आप अपना जो भी डिसीजन लेना है उसको अपनी एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एवरी यूनिट पे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल अब शो का समय चूँकि ख़त्म हो रहा है, हम लोगों ने अच्छी बातें शो में कर ली है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि अब लोगों ने इतना ज़्यादा कोहराम देखा है कि लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो लोग अभी भी यही मन में सोच रहे हैं चलो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई रुकावट है क्या, आगे चले कोई स्पीड ब्रेकर कहीं दिख रहा है क्या। तो एक एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग रखिएगा तैयार कि कौन कौन से स्पीड ब्रेकर कहीं दूर तक भी आप लोगों को दिख रहा है क्या। पहला सवाल अनु सिंघल साहब से। अनु सर, क्या लग रहा है, कोई रिस्क कहीं दूर दराज में है? देखिए, रिस्क तो मार्केट में हमेशा रहेगा। और देखिए लक्ष्मण जी, एक लाइफ में ट्रॉमा आता है ना, आप उस ट्रॉमा को भूल तो कभी नहीं पाते हैं, लेकिन आपको उससे उभरना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे उभर नहीं पाएंगे ना तो फिर आप आगे आने वाली अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे। तो इसके लिए इसको भी मार्केट को एक ट्रॉमा की तरह से देखें। रिस्क मार्केट में हमेशा रहेगा, अभी भी मार्केट में रिस्क है। बहुत लोगों को लगता है कि ये काउंटर ट्रेंड रैली है, बहुत लोगों को लगता है कि ये बेयर मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म रैली है जो फिजल आउट हो जाएगी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसके लिए तैयार रहिए। देखिए, हमेशा कहता हूँ मैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। होप करिए कि ये रैली जो है ना, नई रैली की शुरुआत है, ब्लू स्काई टेरिटरी में वापस जाएंगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई वापस लगाएगा, अच्छे दिन वापस आएंगे मार्केट में, ये सब होगा, ये उम्मीद करिए। लेकिन तैयार रहिए कि अगर रैली फेल हुई तो आप उसमें से निकलने के लिए भी तैयार हो, इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए। जसप्रीत जी, इस संक्षिप्त में 15 सेकंड आपके पास है, आपके हिसाब से कोई रिस्क कहीं दिख रहा है? फंडामेंटली अगर क्वार्टर 4 अर्निंग्स उतने स्ट्रांग नहीं रहे तो डेफिनेटली, एंड सेंटिमेंट वाइज एज अनुज सेड कि अगर 1000 पॉइंट की रैली हो गई फ्रॉम बॉटम, अगर उसमें से लार्ज पार्ट अगर फिजल आउट हो गया तो ये ना समझे कि मतलब ये एक पुल बैक रैली था, बेयर मार्केट रैली था, बिकॉज स्ट्रक्चरली वी आर स्टिल देयर। एंड फ्लो वाइज FI फ्लोज अगर दलजीत जी थोड़ा अगर पॉजिटिव हो तो बेटर हो। अगले 3 साल में यहाँ से बहुत ऊपर होंगे। अगले 3 महीने में क्या क्या होगा बहुत मुश्किल है कहना, काफी कुछ बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत ही अच्छा। 3 महीने का पता नहीं, 3 साल का पता है कि गारंटी है ऊपर जाएंगे। अभय अग्रवाल साहब 10 सेकंड। ये देखिए, शॉर्ट टर्म में जो हुआ है उसका रिसेंसी बायस लेके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना बनाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेट पे फोकस करें। बस आई थिंक मेरी यही एडवाइस रहेगी। रिस्क सबसे बड़ा ये है कि आप अंडर एलोकेट हो जाए इस मार्केट में। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म नज़रिया रख के, यानी लंबे समय तक पैसा रखेंगे तो
पैसा बनेगा इसकी गारंटी हमारे सारे दर्शक दे रहे हैं, तो कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया हो गया, और जैसा कि अनुज जी ने कहा वो ट्रॉमा मान के भूल जाइए, उस ट्रॉमा से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा हरियाली यहाँ पे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।